ओके गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना सेकंड शेड्यूल के। कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्लॉज नंबर, कम ऑन, क्लॉज नंबर किससे? क्लॉज नंबर 6 से जो है हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है? आप एक सी इन प्रैक्टिस एंड यू फेल टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट विच वाज नोन टू यू। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात चल रही है, आपको पता थी और आप उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग आपको क्या मान लेंगे? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, 5 और 6 को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 5 में क्या बातें लिखी हैं? यू फेल टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट। अगेन, फेल टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम, not disclosed in the financial statement. Disclosure was necessary. Disclosure was necessary in making such financial statement not misleading. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात है तो वो क्लॉज 6 में जा रहा है, बट कंफ्यूजन ये है कि अगर कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होना था और नहीं हुआ तो उसे भी हम लोग क्या बुला देते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही तो हो गया वो। अगर आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन चेक करें तो भाई इसमें कंफ्यूजन का कंक्लूजन ये है कि इंस्टीट्यूट 5 और 6 के केस में हमेशा 5 को ज़्यादा वेटेज देता है, 5 पे ज़्यादा फोकस रखता है। और आप भी जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 5 ज़्यादा ब्रॉड है, और इसलिए जब भी आप लोगों को कंफ्यूजन फील हो, बिंदास होकर आप लोग 5 और 6 दोनों को एक साथ जो है वो कोट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, देन अब चलते हैं आगे। दोनों में कॉमन बातें देख लेते हैं। दोनों ही चीजों में यू वर अवेयर, ऑडिटर मस्ट बी अवेयर। अगर ऑडिटर अवेयर नहीं है तो बात अलग है भाई, राइट? ऑडिटर अवेयर नहीं है तो बात अलग है। दोनों में यू वर अवेयर कि भाई यहां पे या तो कोई मटेरियल फैक्ट है जो डिस्क्लोज नहीं था, या फिर मटेरियल स्टेटमेंट है जो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक जो चीजें और अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो यहां पे बार बार वर्ड क्या आता है? नॉट डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज नहीं था। गोइंग कंसर्न वाला एग्जांपल याद रखिए। गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही है, इसका डिस्क्लोजर जरूरी था, डिस्क्लोजर नहीं हुआ। डिस्क्लोजर जरूरी था, डिस्क्लोजर नहीं हुआ। मेरे हिसाब से इसमें क्लॉज 5 में लगा के आने वाला हूं। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी थी, डिस्क्लोज नहीं करी। मैं इसमें क्या लगा के आने वाला हूं? क्लॉज 5 लगा के आने वाला हूं। अगर रेवेन्यू जो है वो फेक रेवेन्यू जो है बुक कर रखा है, फेक रेवेन्यू बुक कर रखा है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं इसमें? आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे बताइए जरा चैट में। फेक रेवेन्यू बुक कर रखा है, जल्दी से बताइए चैट में। क्लॉज 6 ज्यादा एप्लीकेबल लग रहा है इसके केस में, क्योंकि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड मैं आपको बोल दूंगा कि भाई क्लॉज 5 और 6 दोनों ही आप लोग कोट करके आए। अच्छा जी, नाउ क्लॉज 7 पे चलते हैं। क्लॉज 7 क्या बोलता है? सिंपल सी बात है, सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर आपने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे इन कंडक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटी, केयरफुली थॉरोली टाइमली काम नहीं कर रहे हो, आपको क्लॉज 7 में फंसा देंगे। याद रखिए, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया जिसकी वजह से कंपनी अपनी सारी टाइमलाइन मिस करती जा रही है कंप्लायंस की, रिपोर्टिंग की। क्लॉज 7 में आओगे। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट भाई साहब आप लोग जो है क्लब में लेके बैठे वहीं छोड़ के आ गए। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट भाई साहब आपसे खो गए हैं। यू वर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटी। क्लॉज 7 में आओगे। अच्छा, अब जरा ओवरलैपिंग सुन लीजिए। ओवरलैपिंग 7 की होती है 2 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। विदाउट एग्जामिनेशन साइन कर रहे हो तो भाई 2 में तो आ ही रहे हो, क्योंकि विदाउट एग्जामिनेशन आपने केयरफुली थॉरोली टाइमली काम नहीं किया। 7 में भी आप आ रहे हो और 8 में भी आप आ रहे हो। क्यों? क्योंकि 8 बोलता था आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही आप ऑब्टेन नहीं कर पाए फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तो आप लोग जो है किसके अंदर आ जाएंगे? 8 के अंदर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? एक बात समझ लीजिए, थोड़ी सी नुआंस्ड बात बोल रहा हूं। अगर आपको पता था मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और नहीं बताया, तो भाई मैं आपको फिर 7 का सहारा नहीं दूंगा, मैं आपको 2 का सहारा नहीं दूंगा, मैं आपको 8 का सहारा नहीं दूंगा। मैं आपको सीधा कहां ले जाऊंगा? मैं आपको 5 और 6 में फंसाने की कोशिश करूंगा। मैं दोनों बोल रहा हूं, 5 और 6 में फंसाने की कोशिश करूंगा। ये बात क्लियर है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। अच्छा जी, आओ। सो रीजनेबल स्किल केयर क्या है? ये फैक्ट्स ऑफ दी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, राइट? ऑडिटर वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। अगर कुछ उसे प्रॉब्लमेटिक दिखता है तो भाई उसे जो है वो फर्दर काम करना चाहिए, यानी ही शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ग्रॉस नेग्लिजेंस के कुछ केसेस इधर देखिए। सिर्फ क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हो। 278 दोनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं इसके अंदर। 278 तीनों आ रहे हैं इसके अंदर। क्या आपने विद एग्जामिनेशन काम किया? नहीं। ग्रॉस नेग्लिजेंट आप थे। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन थी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन? नहीं। नॉट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइमली बेसिस 7 आ रहा है। साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनेशन 278 तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। फेलियर टू चेक द बैलेंस इन द बैंक फ्रॉम द पासबुक एंड ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक, अगेन 278 में सारे लगा दूंगा। सर्टिफिकेट इशू कर दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने
ऑफ टर्नओवर ऑफ बीटल नट, जबकि भाई कंपनी बीटल नट्स में डील ही नहीं कर रही थी, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसके अंदर 278 जो है वो तीनों लगाने की कोशिश करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली 7 से मैं ज़रूर शुरुआत कर दूँगा। ओके, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई 2 और 8 तभी लगते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो। प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़िए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आते हैं जिस पे भी सीए जो है वो अटेस्ट कर रहा है, साइन कर रहा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, कंप्लीट नहीं किया अपना काम टाइम पे, 7 का केस है सिर्फ और सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, यूवी या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलता है कि भाई इस तरीके से आप अपना फेक रेवेन्यू दिखा सकते हो। पहले तो डिसरिप्यूट आ रही है, तो आप लोग अपना फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 का क्लॉज नंबर 2 भी लगा सकते हैं। पार्ट 4 का क्लॉज नंबर 2 भी लगा सकते हैं। दूसरा, विदाउट एग्जामिनेशन जो है वो साइन कर रहा है, तो इसमें मेरा 7 की तरफ जो है झुकाव बहुत ज़्यादा है, राइट। और 2 और 8 भी मैं कोट करने की कोशिश कर सकता हूँ। 2 और 8 भी मैं कोट करने की कोशिश कर सकता हूँ, राइट। तो 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल और 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल तो आएगा ही आएगा। नाउ इसके बाद आगम प्राइवेट लिमिटेड, ये सीए शीतल वाला क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाया था कि भाई सीए शीतल ने बिना चेक किए कि भाई रेजिग्नेशन जो है वैलिड है या नहीं, अपने साइन करके उसे आरओसी पे जो है वो अपलोड करवा दिया। तो यहाँ पे ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस तो बन ही रहा है, 7 का केस तो क्लियरली बन ही रहा है। आ जाइए देन क्लॉज नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। क्लॉज नंबर 8 क्या बोलता था, मैंने आपको बता दिया, आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ये इसका पार्ट 1 था। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, आपका जो ओपिनियन है उसकी जो एक्सेप्शन है वो मटीरियल है टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है उसकी जो एक्सेप्शन है वो मटीरियल है टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तो भी आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। आसान भाषा में, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ओपिनियन दिया और उसमें ऐसी क्वालिफिकेशन और एक्सेप्शन दे रखी हैं जो इतनी सिग्निफिकेंट है दैट इट इज इनवैलिडेटिंग द ओपिनियन इटसेल्फ, तो हम लोग क्या कर देंगे, उस एक्सेप्शन के बेसिस पे आपको हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की गिल्टी में डाल देंगे। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सीए रिलाई कर रहा ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, qualified his report that the books of accounts and supporting vouchers had been examined by the internal auditor। आपने ओपिनियन दिया और बोल दिया ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन और इज सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एग्जामिन्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज सफिशिएंटली मटीरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, और काउंसिल ने फिर उसे क्या बोला, भैया गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आइए क्लॉज 278 के तीनों का लगता हुआ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो है वो 11 लाख थी ओपनिंग में, क्लोजिंग में भी 11 लाख थी, एक्चुअली में 45,000 थी। ऑडिटर ने एग्जामिन नहीं किया, साइन कर दिए 2, ग्रॉस नेग्लिजेंट है भाई, सेम फिगर को भी आप लोग नहीं देख पा रहे हो। 8 की बात करता हूं, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी टू एक्सप्रेस दी ओपिनियन। आ जाइए 9 पे चर्चा करते हैं। यू फेल टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसेस। बेसिकली आपको ऑडिटिंग को लेके जो भी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, आप उनको जो है वो फॉलो नहीं कर पाए हैं। यू फेल टू इनवाइट एनी अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर, आप उनके हिसाब से अपने ऑडिट को जो है वो अंजाम नहीं दे पाए हैं, तो आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। क्विक एग्जांपल, सेबी बोलती है लिस्टेड कंपनी का ऑडिट आप तभी कर सकते हैं जब आपका पीयर रिव्यू हुआ हो और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो आईसीआई के पीयर रिव्यू बोर्ड से। नंबर 2, मेंबर्स को अपना मेंबरशिप नंबर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अटेस्टेशन फंक्शन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए जहां पे भी वो अटेस्ट कर रहे हैं। यूडिन जनरेट करना चाहिए। और ऑडिट प्रोसीजर का एग्जांपल दूं तो आपको कैश बैलेंस जो है वो क्या करना था, वेरीफाई करना था, और वो वेरिफिकेशन बहुत फीजिबल थी, मटीरियल थी। आपने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई हमने जो है वो वेरीफाई नहीं किया कैश बैलेंस को, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। आप अगर कभी भी कोई भी ऐसा काम करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट वाज द रीजन, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे। ओके, लीजिए ये हमारा क्लॉज 9 हो गया। क्लॉज 10 मैंने आपको यहां से पढ़ाया सीधा। क्लॉज 10 में आपको ये बात याद रखनी है कि पहली बात, क्लाइंट के पैसे की बात करता है। फीस, रेम्यूनरेशन और एडवांस जो रिसीव हुई है आपको अगेंस्ट योर सीए सर्विसेज, वो क्लाइंट का पैसा है ही नहीं, उस पर क्लॉज 10 एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरी बात, क्लाइंट ने आपको पैसा दिया है, इंटेंडेड टू बी स्पेंड विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम, सेपरेट बैंक अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। अगर इट वाज इंटेंडेड नॉट टू बी स्पेंड इन रीजनेबल शॉर्ट टाइम, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में इमीडिएटली वो डाल देना चाहिए। याद रखिए, जनवरी में पैसा दिया है, बाहर जा रहा हूं और बोला है कि भाई जब वापस आऊंगा तो आपसे पैसा ले लूंगा, और वापस आऊंगा 2, 4, 5, 6 महीने बाद, तो याद रखिए आपको उसे इमीडिएटली कहां पे रख देना चाहिए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना चाहिए। अच्छा जी, रीजनेबली शॉर्ट टाइम डिफाइंड नहीं है, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। दूसरी बात, अगर आपको पैसा मिला है इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं सोचना, चुपचाप सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो। लास्ट बात, आपने उस पैसे को यूज कर लिया, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो, आपने उस पैसे को यूज कर लिया फॉर अ पर्पस
फॉर अ पर्पस एज इंटेंडेड बाय द क्लाइंट विद इन रीजनेबल टाइम, नो प्रॉब्लम, नॉट गिल्टी। लेकिन अगर आपने उस पैसे को यूज कर लिया फॉर एनी अदर पर्पस, इवन आप तैयार हैं उस पैसे को वापस रिटर्न करने के लिए, कर भी दिया आपने वो रिटर्न, चाहे उस पर कोई इंटरेस्ट लगता था वो भी पे कर दिया, तो भी आपको क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 10। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 जो है वो क्या होता है? समाप्त होता है। ओके, 5 क्लॉजेस पढ़े हमने। यस, थोड़ी ओवरलैपिंग, थोड़ी कन्फ्यूजन्स हैं इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, बट मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चंस रीड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास डिस्कशन में जो हुआ उस पे ध्यान दीजिए, आपके आंसर सही बैठेंगे, राइट? जहाँ पे कन्फ्यूज़ हो, कोई बात नहीं, एक आधा क्लॉज एक्स्ट्रा लिखा हो, डरने की बात नहीं है। जहाँ पे क्लैरिटी है, वहाँ पे तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, सुनिए। एक क्लाइंट ने आपको पैसा दिया है जीएसटी पे करने के लिए, आपने जीएसटी पे कर दिया, नॉट गिल्टी। जीएसटी पे करना था, आपने अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया, गिल्टी। क्या कोई कंफ्यूजन है 2, 7, 8, 9, 10 में? नहीं, 10 लगाएंगे, बात खत्म। ओके, दूसरी बात सुनिए, आपको बोला था भाई यूडिन लिखना है, आपने यूडिन लिखना है, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है यूडिन, नहीं किया, गिल्टी, क्लॉज 9, बात खत्म। ओके, अंदर से आवाज आएगी ग्रॉस नेग्लिजेंस भी है, ग्रॉस नेग्लिजेंस भी है, लेकिन भाई इसको स्पेसिफिकली कवर कर रहा है ना हमारा क्लॉज 9, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, आप अगर फिर भी आप तड़प रहे हो कि नहीं भाई क्लॉज 7 लिखना ही है बिल्कुल एकदम, तो नीचे आप नोट बना के लिख के आ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सिर्फ क्लॉज 9 सफिशिएंट है। अच्छा, इन्वेंट्री वाला एग्जांपल याद रखिए। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे आपको ऑडिट एविडेंस लेना होता है। जब इन्वेंट्री मटेरियल होती है 501 के हिसाब से, आप लोग वो ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन नहीं करते हैं और सिर्फ मैनेजमेंट की बातों पे रिलाई कर लेते हैं। आइए, 2 यस, 7 यस, 8 यस। ओके, अब अंदर से शायद इसमें आवाज़ आ रहा हो कि भाई मैं 9 भी लगाना चाहता हूँ कि इसने जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट उसको जो है फॉलो नहीं किया। तो आप लास्ट में नोट बना के लिख के आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें आप लोगों के लिए क्या एप्लीकेबल है? 2, 7, 8 जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं। डन? आइए, चलिए जी, तो यहाँ आज की बातें हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पूरा टारगेट है हमारा कि हम लोग जितने भी शेड्यूल्स और जितने भी शेड्यूल्स के जितनी पार्ट बचे हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।